आप सभी का स्वागत है आपको अपने परिवार में। साथियों, कल के क्लास में हम पढ़े थे 75 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज हम चलते हैं आगे, उसके आगे 75 के आगे जो प्रश्न दिया गया है, हिस्ट्री का हम क्लास कर रहे थे, तो उसमें देखते हैं आगे प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न है हमारा 76 नंबर प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? मधुबनी से, भागलपुर से, गया से, मुंगेर से। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर से। मुंगेर से क्या किया गया था? उसको नाकाम कर दिया गया था। 1930-32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को कहाँ से नाकाम किया था? मुंगेर से नाकाम कर दिया गया था। 1930 और 32 के बीच एक नमक सत्याग्रह और अन्य विरोध अभियान चलाए जा रहे थे। उस दौरान बरही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश शासन को पंगु बना दिया था, ब्रिटिश शासन को पंगु कर दिया था तथा अंग्रेजी हुकूमत को मुंगेर जिले से नाकाम कर दिया था। बरही कांग्रेस असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के मुंगेर जिले में अत्यंत सक्रिय था। कहाँ पर सक्रिय था? तो मुंगेर जिले में सबसे ज़्यादा सक्रिय था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताना है। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संस्कृत्यान, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यदुनंदन शर्मा। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे यदुनंदन शर्मा। यदुनंदन शर्मा बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। अंबारी सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था जो बिहार के गया जिले में 1939 में हुआ। इसका नेतृत्व यदुनंदन शर्मा ने किया था, जो बिहार में किसान संघर्षों के प्रमुख चेहरा थे। राहुल संस्कृत्यान आंदोलन से सहानुभूति रखते थे और उसमें जुड़े भी थे। राहुल संस्कृत्यान जो थे वो आंदोलन से सहानुभूति भी रखते थे और उसमें जुड़े भी हुए थे। कौन? किसमें? अंबारी सत्याग्रह। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को जमींदार के शोषण से मुक्ति दिलाना और उनके भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करना था। ये जो अंबारी सत्याग्रह था, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो था किसान को जमींदार से शोषण से क्या करना? मुक्ति दिलाना था और भूमि अधिकार को सुनिश्चित करना था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1928, 1940। उपयुक्त में से एक सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। यह प्रश्न आपका हेड टीचर में, बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में पूछा गया। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में। यह संगठन युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाने और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बना था। ये जो संगठन बनाया गया था, युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये संगठन को बनाया गया था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। बताना है किसके हाथों में रह गया था? मध्यम जाति हिंदू के, अनुसूचित जाति हिंदू के, प्रधान जाति हिंदू के और अनुसूचित जनजाति हिंदू के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रधान जाति हिंदू के, यानी जो प्रधान जाति के थे हिंदू में, उनके पास रह गया था भू नियंत्रण। बिहार में जमींदारी प्रथा को औपचारिक रूप से 1952 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन भू स्वामित्व और भूमि पर नियंत्रण का सामाजिक आधार उसी के आसपास बना रहा। ज़मीन का बड़ा हिस्सा अब भी प्रधान जातियों जैसे भूमिहार, राजपूत,
ब्राह्मण और कायस्थ हाथों में ही केंद्रित था। यानी जितने भी सारे जो उस समय के जो जाति थे, अग्रिम जाति, जैसे भूमिहार हो गया, राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, कायस्थ हो गया, उन सभी के हाथों में क्या था, ये केंद्रित था उस समय जमींदारी प्रथा जो था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये पटना से थी, यानी पटना क्षेत्र की जो स्वतंत्रता सेनानी थी कौन? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी बिहार के पटना क्षेत्र की एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुई। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और उन्होंने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक आंदोलनों में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। यानी ये प्रभावती देवी थी, क्या थी, ये सब जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी जो पटना से नेतृत्व कर रही थी, पटना में सक्रिय थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी, साम्यवादी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो नरसिंह नारायण जो थे समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक और कार्यकर्ता थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाजवादी आंदोलन से जुड़े और सामाजिक न्याय, समानता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर थे। यानी श्री नरहरि नारायण जो थे क्या थे? ये एक समाजवादी थे, ये एक समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? राम प्यारी, श्रीमती सुंदरी देवी, श्री भगवती देवी, श्री मंगला देवी। श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो राम प्यारी। श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम था राम प्यारी। श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। श्री जगत नारायण लाल भारत के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेसी नेता और विधिवेता थे। विधिवेता यानी लॉयर थे। वे बिहार से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों में भी भाग लिए थे। श्री राम प्यारी जो थी क्या थी? ये जगत नारायण की पत्नी थी। कूट वाला दिया हुआ है, इसको थोड़ा और छोटा करना होगा। चलिए देख लेते हैं बड़ा ही करके। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शहर का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्रों में, विद्या केंद्रों में, प्रशासनिक केंद्रों में। और एक इधर दिया हुआ है, यानी बताना है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर है महत्वपूर्ण रहा है। कब? व्यापार केंद्र में, विद्या केंद्र में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में। और आगे एक और दिया हुआ है धार्मिक केंद्र के रूप में। तो मध्यकाल में क्या हो जाएगा? जो आपका जो ये आंदोलन था किस तरह, सॉरी क्या है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर क्यों महत्वपूर्ण रहा था, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 3 और 4। ये आपका राइट आंसर होगा 2, 3, 4। एक को छोड़ दिया गया है। यानी मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है। विद्या केंद्र में महत्वपूर्ण रहा था। विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और व्यापार केंद्र में नहीं था। विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र में महत्वपूर्ण रहा था। धार्मिक केंद्र में महत्वपूर्ण रहा था। देख लेते हैं यहाँ पे सही उत्तर 2, 3, 4। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर निम्नलिखित रूपों में महत्वपूर्ण रहा। विद्या केंद्र के रूप में बिहार शरीफ क्षेत्र उदंतपुरी बिहार के रूप में प्राचीन शिक्षा और बौद्ध ज्ञान का प्रमुख केंद्र था। प्रशासनिक केंद्र के रूप में मध्यकाल में बिहार शरीफ क्षेत्र स्थानीय प्रशासनिक गतिविधियों और सत्ता संचालन के लिए भी अहम थे। धार्मिक केंद्र के रूप में यहाँ सूफी संत मखदूम शाह शरीफ उद दीन की दरगाह मौजूद है, जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। ये रहा था। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे? कौन सा त्यौहार था जो जयप्रकाश नारायण 1942 में भागे थे? तो वो जो समय था वो दीपावली का समय था। दीपावली के दिन ही क्या किए थे? ये हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण भाग निकले थे। जयप्रकाश नारायण भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
एक प्रेरणादायक नेता थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने हजारीबाग जेल में कैद किया गया और लेकिन 11 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन वहाँ से भागने में सफल हो गए। यानी 11 नवंबर को क्या किया गया, 11 नवंबर 1942 को उन्होंने दीपावली के दिन वहाँ से भाग निकले थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। इनको बंद रखा गया था किस जेल में? तो ये हजारीबाग जेल से हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, जो दीपावली के दिन भागे। कब भागे थे? तो 11 नवंबर 1942 को। बाद में उन्होंने 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जो भ्रष्टाचार और अन्याय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन बना था। तो उन्होंने बाद में क्या किया था? 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ में संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किए थे। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? जगदीशपुर, चंपारण, पटना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में बहावियों के गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना था। यानी पटना जो था बहावियों के मुख्य केंद्र था उस समय बहावी का। बहावी या सल्फी आंदोलन एक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जिसकी शुरुआत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किया था। भारत में यह आंदोलन पटना, बिहार में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। यह आंदोलन इस्लाम धर्म को उसके मूल रूप से पुनर्स्थापित करने और धार्मिक सुधार लाने का प्रयास करता था। यानी ये बहावी आंदोलन जो था ये क्या था? इसके जो कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे सर सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी जो थे क्या थे? ये इसका नेतृत्व करता थे बहावी आंदोलन। और ये कहाँ, इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। पटना में इसका मुख्य केंद्र था। बिहार के उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार के उग्र कृषक नेता थे, यानी गरम दल के नेता थे। गरम दल। सहजानंद सरस्वती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने बिहार का उग्र कृषक नेता कहा गया। 1922-23 के दौरान उनकी विद्रोही गतिविधियों के कारण उन्हें गाजीपुर, बनारस और फैजाबाद और लखनऊ की जेलों में रहना पड़ा था। यानी क्या किया गया था? 1922-23 के दौरान क्या गया? उनको विद्रोही गतिविधि के कारण उन्हें गाजीपुर में भी, बनारस में और फैजाबाद, लखनऊ आदि जेलों में उनको रहना पड़ा था। तो ये गरम दल के नेता थे। आरंभ में उनका कार्यक्षेत्र बक्सर, भभुआ और शाहाबाद तक सीमित था, लेकिन 1924 के बाद वे संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए। यानी जैसे ही 1924 का समय आया वो पूरे बिहार में प्रसिद्ध हो गए थे। किसने नई कर की व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी गतिविधियों का विरोध किया था? किसने नई कर की व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी गतिविधियों का विरोध किया था? तो हो जाएगा 1856 में खानदेश की जनजाति, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर के जनजाति ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि किसने नई कर की व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था। तो वो कौन थे? तो वो 1855-56 में बिहार के संथाली जो थे वो क्या किए थे? नई कर के व्यवस्था के विरुद्ध क्या किए थे? शोषणकारी नीतियों का विरोध किए थे। कौन? ये जो आपका 1855-56 में संथाली थे। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, उसी समय इसका विरोध किया गया था। 1855-56 में संथालियों ने ब्रिटिश सरकार के नई कर नीति और शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल कहा जाता है। इस आंदोलन का नेता 4 मुर्मू भाइयों सिद्धू कान्हू भैरव चांद ने किया था, जिन्हें सिद्धू और कान्हू प्रमुख थे। यानी 4 भाइयों ने मिलकर के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। वो थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इसमें सिद्धू और कान्हू जो थे प्रमुख नेता थे। बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। कुंवर सिंह बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नेतृत्व किया। वे भोजपुर जिले के जगदीशपुर शाही उज्जैनिया राजपूत घराने से थे।
भोजपुर जिला के जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया राजपूत घराने से वीर कुंवर सिंह थे। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पूरी तरह पराजित किया था। यानी 23 अप्रैल 1858 को क्या किया था, जगदीशपुर के पास उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई को लड़ा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से पराजित किए थे। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया गया था? बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया गया था? वो था बधवा राम, कार्यानंद शर्मा, पीसी जोशी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा बिहार का नेता था जिसे बिहार प्रांतीय किसान सभा का लोकप्रिय बनाया गया था, तो वो जाएंगे कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा को क्या किया गया था, उनको लोकप्रिय बनाया गया था। 1929 में सोनपुर मेले में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव श्री कृष्ण सिंह बने। यदुनंदन शर्मा, पंचानन शर्मा, राहुल संस्कृत्यान और कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं ने इस संगठन को ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये क्या थे, ये कार्यानंद शर्मा जो थे क्या किए थे, वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था। इन्होंने बनाने का काम किया था, लोकप्रिय बनाने का काम किया था। आगे चलते हैं। 1920 में किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण सिन्हा। तो कौन थे जो बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किए थे? तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किए थे। 1920 में प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के लोगों को संगठित करना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना था। तो 1920 में किसने बिहार प्रादेशिक कमेटी की स्थापना की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र में मौलाना मजहरुल हक को अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1931 में आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बाद में दूसरे सत्र की अध्यक्षता स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1931 में किए थे। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तब मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वो दिया गया था खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को क्या किया गया था? फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। और 8 अगस्त 1908 को बम फेंके थे और 11 अगस्त को इनको फांसी दे दिया गया था। और प्रफुल्ल चाकी वहाँ से भाग निकले थे। मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। 30 अप्रैल को हुआ था, सॉरी हमें 8 पता है। 30 अप्रैल 1908 को हुआ था, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश बम किंग्सफोर्ड की बग्घी पर नहीं गिरी। लेडी कैनेडी और उनकी बेटी बग्घी पर गिरा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 30 अप्रैल को बम फेंके और 11 अगस्त को उनको फांसी दे दिया गया। प्रफुल्ल चाकी वहाँ से भाग और वो खुद को अपने आप को गोली मार लिए थे। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया? किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया? तक बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था कब? 1898 में। 1898 में बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया। 26 अप्रैल डेट है, 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया था। 26 अप्रैल 1858 को। जब इनके मरने के बाद क्या हुआ था, इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व करना शुरू किया था। अमर सिंह बाद में अमर सिंह नेतृत्व किए थे। अमर सिंह बाद में नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति के महान नायक बाबू कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 के भोजपुर जिले के जगदीशपुर
का निधन 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। वे भोजपुर जिले के जगदीशपुर के राजा और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय थी। बाबू कुंवर सिंह थे। 80 वर्ष की आयु में उन्हें द्वितीय साहस और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। अंतिम लड़ाई 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास है, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। 1930 में बिहार की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 1930 में बिहार की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो हो जाएगा वो 10 लाख की कमी हुई थी। धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो 10 लाख की कमी हुई थी 1930 में बिहार की राजस्व वसूली में 10 लाख की कमी। 1930 में बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दौरान किसानों और आम जनता ने ब्रिटिश सरकार की कर वसूली के खिलाफ व्यापक धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का प्रभाव इतना गहरा था कि राजस्व संग्रह में 10 लाख रुपए की कमी दर्ज की गई। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये आंदोलन जो था गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो वो हो जाएगा, कौन सा कर था? तो वो इसमें नहीं है, कोई नहीं है, आंसर हो जाएगा चौकीदारी कर। 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उस समय नमक कर के साथ साथ लोगों ने क्या किया था? बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का विरोध किया था। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाए गए दांडी सत्याग्रह को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ चौकीदारी कर का विरोध किया था। चौकीदारी अधिनियम 1856 के तहत पुलिस को किसानों से कर वसूलने और गांवों में चौकीदार रखने के लिए धन एकत्र करने की अनुमति दी गई थी। तो चौकीदारी कर का लोगों ने क्या किया था? विरोध किया था। और ये चौकीदारी अधिनियम 1856 के तहत किया गया था। चौकीदारी कर अधिनियम 1856। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। तो आपको बताना है कि किस कारण से ये जो है बिहार निर्वाचित सरकार फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो वो हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से क्या किया गया था? इस्तीफा दे दिया गया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग पूरी न होने के कारण इस्तीफा दे दिया। वायसराय ने अंततः उनकी मांगों को स्वीकार किया और मार्च 1938 में योगेंद्र शुक्ला सहित अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया था। यानी योगेंद्र शुक्ला के साथ साथ बहुत सारे और राजनीतिक कैदी जो थे उनको रिहा कर दिया गया था। कब? 1938 में। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान कौन बचाई थी? तो क्या जगह रविंद्र पाठक, बतख मियाँ, हामिद अंसारी, इनमें से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। तो हो जाएगा वो बतख मियाँ थे जो गांधी जी की जान बचाए थे। कहा जाता है कि बतख मियाँ एक रसोइया थे। उन्होंने क्या किया था? उनको बोला गया था अंग्रेजों द्वारा कि उनके गांधी जी को दूध देने के लिए और उसमें जहर मिला दिया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बता दिया और राजेंद्र प्रसाद ने उनको पीने से मना कर दिया था दूध, इसलिए उनकी जान बच गई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियाँ ने महात्मा गांधी की जान बचाकर एक साहसिक और प्रेरणादायक कार्य किया। जब गांधी जी मोतिहारी में निलह किसानों की स्थिति का जायजा लेने आए तो इरविन ने बतख मियाँ को गांधी जी को जहर मिला दूध देने का आदेश दिया, लेकिन बतख मियाँ ने अपनी नैतिकता और साहस का परिचय देते हुए
गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को इस साजिश की जानकारी दी। गांधी जी की जान बच गई। यानी बाद में क्या किया उन्होंने, गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को बता दिया, जिससे उनकी जान बच गई। बिहार का वह रसोईया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या प्रयास को विफल करने उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। कौन था रसोईया था? तो अभी देखे हैं, वो बतख मियाँ है। कौन है? बटक मियाँ। कहीं बतख मियाँ देगा, कहीं बटक मियाँ देगा, ये बतख मियाँ थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाकर एक साहसिक और प्रेरणादायक कार्य किया। जब गांधी जी मोतिहारी में नीलहे किसानों की स्थिति का जायजा लेने गए, तो पढ़ ही लिए हैं, आगे चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान कौन थे? राजकुमार शुक्ल। असहयोग आंदोलन के दौरान थे राजकुमार शुक्ल, जो बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। राजकुमार शुक्ल, सॉरी राजकुमार शुक्ल नहीं है, ये होंगे राजकुमार शुक्ल, तो 1917 में थे। स्वामी विद्यानंद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद ये असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किए थे। 1917 में ये जो थे राजकुमार शुक्ल थे। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की और उन्हें गठित किया था। स्वामी विद्यानंद ने किसानों को जमींदार के खिलाफ आंदोलन में शामिल किया और उन्हें कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किया। वे असहयोग आंदोलन के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को जागरूक किया था। तो ये कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख का दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसने यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो वो हो जाएगा, कौन हो गया? बहादुर शाह होंगे, शेर खां होगा, बैरम खां होगा। तो कौन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा शेर खां। यानी शेर खां जो थे, क्या किए थे, उन्हीं को यह अधिकार दिया गया था। किसको? शेर खां को। शेर शाह सूरी, जिन्हें पहले शेर खान के नाम से जाना जाता था, ने हुमायूं के एक रणनीतिक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए तो वे बिहार को समर्पित कर देंगे और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के से संबंधित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कथन। यह बिहार में वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषयों को पढ़ाए जाते हैं। तो बताना है कि क्या होगा। इसमें कूट दिया हुआ है, कूट से सही करके बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी 1 और 2। यानी कहने का मतलब है कि यह बिहार में के वर्तमान में बांका जिले में स्थित है। ये बिल्कुल सही है। यानी ये जो है क्या है? बिहार के बांका में स्थित है। और 2 नंबर जो है आपका, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। पाल वंश के राजा जो थे गोपाल वंश, उन्होंने क्या किए थे? इसकी स्थापना किए थे। नहीं पूछा है कि है? ठीक है, पाल वंश के राजा गोपाल वंश किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित एक प्राचीन प्रतिष्ठित संस्थान शिक्षा केंद्र था। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में किया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख था। यानी बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय था उसका प्रमुख था।
अच्छा, इसमें हमको गलत कथन देखना था, गलत कथन, ये गलत कथन खोजना था। तो ये 1 और 2 जो है ये क्या है, ये गलत कथन है। 1 और 2 ये जो है ये और ये गलत कथन है, लेकिन बाद बाकी ये जो है ये वाला ये सही कथन है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला था। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र विज्ञान और कानून और व्याकरण के दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो ये दोनों जो है ये सही कथन है और ये दोनों गलत कथन है। तो हमको गलत कथन बताना है, इसलिए 1 और 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है किनके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित एक प्राचीन और प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था, यानी पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। बिहार में बर्खास्त आंदोलन जो था किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये बताना है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती और ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और पीर अली खान, बताना है कि किसके द्वारा बिहार में बर्खास्त आंदोलन को आयोजित किया गया था। तो बर्खास्त आंदोलन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में ये आयोजित किया गया था। सहजानंद सरस्वती ये किसान से जुड़े हुए नेता थे, यानी किसानों के बारे में ये ज़्यादा कार्य करते थे। 1937-38 के दौरान स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में बिहार में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था। बर्खास्त का अर्थ है स्व संवर्धित भूमि, जिसे किराएदारों द्वारा खेती के लिए उपयोग किया जाता था। यह आंदोलन जमींदारों के द्वारा किराएदारों को बर्खास्त भूमि से बेदखल करने के खिलाफ था, जिसने किसानों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की थी। तो बर्खास्त आंदोलन किससे संबंधित है, किसने आयोजित किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। कब किए थे, 1937 और 38 के दौरान में किए थे। तो बर्खास्त आंदोलन 1937-38 के दौरान हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद नहीं, स्वामी सहजानंद होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1937-38 के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, ये तो पढ़ ही लिए हैं, आगे देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि, सालाबाई की संधि। तो बक्सर की युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ, इलाहाबाद की संधि पर, जो 1765 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि पर क्या किया गया था, हस्ताक्षर किए गए, 1765 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व संग्रह का अधिकार सौंप दिया था। बाद में क्या किया था, उड़ीसा की दीवानी को सौंप दिए थे। कौन कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, तीनों का जो क्या किए थे, उसकी दीवानी को, राजस्व संग्रह को सौंप दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यानी बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 जब चल रहा था तो उस समय बिहार के कौन महत्वपूर्ण नेता योगदान कर रहे थे, जो बिहार के प्रमुख नेता थे, और क्या उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। तो ये बताना है कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, श्री कृष्ण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राम मनोहर लोहिया था। तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता था। ये श्री कृष्ण सिंह जो थे उस समय इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन, श्री कृष्ण सिंह। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे श्री कृष्ण सिंह।
इन्होंने क्या, इन्हीं को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाया था। यानी कौन सा मुद्दा था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने समाधान के लिए कदम को उठाया था? चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया, क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया। चंपारण की कृषि समिति की स्थापना की, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। बताना इसी से कौन आंसर होगा, तो ये हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। तो बाद में क्या किया था, ब्रिटिश ने चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया था। चंपारण आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की गठन की। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष एफ जी सलई। इसके सदस्य डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल सी आदामी, राजा हरि प्रसाद, नारायण सिंह और जी रहनी थे। ये लोग मिल करके क्या किए थे, कृषि जांच समिति की स्थापना किए थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की है। उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश के राजा उदयन ने की थी। उन्होंने अपनी राजधानी को राजगिरी से बदलकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। यह नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था, जो इसे व्यापार और प्रशासन के लिए उपयुक्त बनाता था। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश के राजा उदयन ने की थी और अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? राजगीर में बनाए थे। आगे देखते हैं। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? गया, पाटलिपुत्र, राजगीर, दरभंगा। तो प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा था? तो राजगीर था। राजगीर जो था मगध राज्य की प्रथम राजधानी था, राजगीर। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था, जिसके शासक बृहद्रथ के पुत्र जरासंध ने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राज्यवंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। बाद में क्या किए थे, इन्होंने अपनी राजगीर को ही राजधानी बना लिए थे। निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल को बनवाया गया था? पाटलिपुत्र, कुम्हार, राजगीर, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि किस स्थान पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, तो हो जाएगा कुम्हार में। कुम्हार में जो है क्या, मौर्य साम्राज्य द्वारा महल को बनवाया गया था, कुम्हार में। सॉल्यूशन देखते हैं इसमें क्या है। पटना के समीप कुम्हार नामक स्थान पर प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं, जिसमें रामप्रसाद और बुलंदी बाग में नगर के परकोटे के अवशेष शामिल हुए हैं। मौर्य काल के दौरान निर्मित लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेषों की खोज का श्रेय पुरातत्वविद श्यूनर महोदय को जाता है। कुम्हार में 80 स्तंभों वाला एक सभा भवन भी खोजा गया, जिसे मौर्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट माना जाता है। 80 स्तंभ वाला क्या किया गया था उस समय? स्तंभ वाला एक सभा भवन को खोजा गया था। इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी? बताना है कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई है? रेजा खान, सिताब राय, मुर्शिद कुली खां,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि किसकी नियुक्ति जो है 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई है, तो वो है सीताब राय। सीताब राय की जो क्या है नियुक्ति जो है 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई है। बक्सर की युद्ध 1764 के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। इसके बदले कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान करने का वादा किया। इस संधि के बाद कंपनी ने प्रशासनिक कार्यों के लिए 2 नायब नियुक्त किए। बंगाल के लिए रजा खां और बिहार के लिए सीताब राय को नियुक्त किया था। बंगाल के लिए किसको? रजा खां को, और बिहार के लिए सीताब राय को नियुक्त किया था। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया गया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 6 फरवरी 1921 को पटना में गंगा नदी के किनारे की थी। 6 फरवरी 1921 को गंगा नदी के किनारे की थी। यह संस्थान आम जनता के चंदे से स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में क्या किया गया था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया, जो महात्मा गांधी ने कब किए थे? 6 फरवरी 1921 के पटना में गंगा के किनारे की स्थित की थी। यह संस्थान आम जनता के चंदे से स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य स्वदेशी शिक्षा को बढ़ावा देना था। स्वदेशी यानी अपने देश की शिक्षा को। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? प्रोफेसर अब्दुल बारी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने क्या किए थे? 1937 में बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किए थे श्री कृष्ण सिंह। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। वे बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में राज्य में कई सामाजिक और राजनीतिक सुधार हुए। उनके मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर सैयद महमूद और जगलाल चौधरी जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। क्या तो बाद में शामिल हुए थे। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा। तो बताना है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता कौन था? नामदार खां, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह। तो कौन हो जाएगा 1857 की क्रांति के दौरान बिहार की क्रांतिकारियों का नेता? वो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह जो थे क्या थे? वो क्रांतिकारी के उस समय के नेता थे। बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों का नेता बाबू कुंवर सिंह ने किया था। बाबू कुंवर सिंह उस समय नेतृत्व किए थे। वे भोजपुर जिले के जगदीशपुर के शाही उज्जैनी राजपूत घराने से थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय थी। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय रही बाबू कुंवर सिंह के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? सियाराम दल, आजाद दस्ता, आनंद दल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा दल सक्रिय था? तो हो जाएगा सियाराम दल। सियाराम दल जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। सियाराम दल के नेता भागलपुर, मुंगेर, किशनगंज और अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य किया। यह दल स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजागृति का प्रतीक बना था। कौन सा दल? तो सियाराम दल था। बिहार के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफ्फार खान, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तब बिहार के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी। सीमांत गांधी कहा जाता है। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है, जो उनकी सादगी और सेवा भावना को दर्शाता है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। उन्होंने भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कहा जाता है बिहार का गांधी। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? पटना में, भागलपुर में, चंपारण में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो वो हो जाएगा भागलपुर में। भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा किए थे। कब? 1942 के आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय सियाराम सिंह की अगुवाई में। कहाँ पर? तो हो जाएगा भागलपुर में किए थे। भागलपुर में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। यह कदम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साहसिक और क्रांतिकारी का प्रयास था। सियाराम सिंह और उनके दल ने धन और शस्त्र संचय, शस्त्र प्रशिक्षण और जन संगठन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का प्रतिरोध किया था। तो ये हो गया 1942 के आंदोलन के समय में नेतृत्व किए थे भगत सिंह। भागलपुर से नेतृत्व किया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा।